Hello friends, this is Yash and I welcome you all to our beautiful channel Yas's Charismatic Chemistry. If you are new to this channel, don't forget to subscribe the channel. At the same time, press the bell notification so that whenever I'll upload the video, you'll get the notification. और जो चैनल में ऑलरेडी बने हुए हैं, आप रेडी हो जाइए अपनी नोटबुक और पेन के साथ, और जो पहली बार देख रहे हैं आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दीजिए, दैट इज़ पार्ट 1 से। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में ऑक्सी एसिड के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीजन के बारे में और उसके कंपाउंड के बारे में। अब नीचे एक कमेंट आया था बच्चे का कि सर आपने के बारे में और ये सब नहीं बताया था, तो याद रखिए के का जो डिस्कशन है वो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम करेंगे। तो जिस एसिड का के ज़्यादा होता है, आप ऐसा मान लीजिए कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जिस एसिड का के कम होता है, बहुत बहुत ही कम होता है, ऐसे दिखाते हैं, वो वीक एसिड होता है। ठीक है, क्योंकि के जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड का, वो जितना ज़्यादा होता है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जितना कम उतना एसिड वीक। ठीक है, ये सब आयनिक इक्विलिब्रियम में होता है, इसीलिए मैंने वो डिस्कस नहीं किया। ठीक है, आगे देखिए। तो ऑक्सीजन और उसके कंपाउंड, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का प्रिपरेशन देखेंगे। यहाँ पे डाइऑक्सीजन इसलिए लिखा है क्योंकि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है। लेबोरेटरी मेथड, लैब में बनाएंगे, और लेबोरेटरी मेथड का बेसिकली मतलब होता है जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है इन अ स्मॉलर अमाउंट बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट सच एज क्लोरेट, नाइट्रेट एंड परमैंगनेट। तो यहाँ पे देखिए क्लोरेट है, तो एक एसिड के सॉल्ट को हम एट कहते हैं। जी हाँ, मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छा कमांड बनाना है तो आपको उनके नॉमेनक्लेचर का रीज़न पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप हमारी ऊपर आई बटन में जो लिंक दी गई है नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसे ज़रूर देखिए, वरना आपको तकलीफ हो सकती है। कब नाइट्राइट होगा, कब नाइट्रेट होगा, ठीक है, कब क्लोरेट होगा, कब परक्लोरेट होगा, कब क्लोराइट होगा, ये सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एसिड का जो अनायन होता है उसे हम एट कहते हैं। तो ये क्लोरेट हो गया, उसे हीट कर देंगे तो आ जाता है KCl, और ये O2। देखिए हमारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया। अब इसमें इसमें जो ये MnO2 है, ये हीटिंग का काम करता है। हीटिंग का अरे सॉरी, MnO2 जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट क्या करता है कि अगर आप ये सेम रिएक्शन बिना KMnO4 के सॉरी बिना MnO2 के करते तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर लगता, मतलब हीटिंग ज़्यादा करनी पड़ती। लेकिन MnO2 के यूज़ करने से आपको हीटिंग कम करनी पड़ेगी। मतलब वो क्या करता है, बेसिकली रिएक्शन को एक अलग रास्ते से कंप्लीट करवा देता है। जो कैटलिस्ट के बारे में डिटेलिंग है ये अपन ने लास्ट ईयर चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ लिया था। नाउ द नेक्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। Oxides of which metal which are thermally less stable or less electropositive metal. Otherwise, if you'll heat something like CaO or Na2O, then you'll never get such kind of ऑक्सीजन। जैसे अगर आपने Na2O को गर्म कर दिया, CaO को गर्म कर दिया, तो ये कभी ऑक्सीजन नहीं देंगे क्योंकि ये थर्मली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो आपको जनरली वो जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं उनका, तो ये देखिए सिल्वर और गोल्ड, सॉरी मर्क्यूरी और सिल्वर, इनके ऑक्सीजन आपको मिल गए। और ये ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन, ये तो हमने डिस्कस ही किया था। ठीक है, आगे देखिए 2PbO2 लेड ऑक्साइड को गर्म करके PbO दे दिया। ठीक है, इसमें जो लेड है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ठीक है, तो लेड +4 में कम स्टेबल होता है और +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है। ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, जो कि हम ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में अपने ग्रुप 14 में पढ़ चुके हैं डिटेल में, और पीरियोडिक टेबल में भी। नेक्स्ट है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और फाइनली डिवाइडेड मैंगनीज डाइऑक्साइड का कैटलिस्ट लिया गया है, और ये दे देता है हमें ऑक्सीजन। ठीक है, अब दूसरा जो लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं वो कौन सा है, इलेक्ट्रोलिसिस से। डाइऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड on large scale by electrolysis of water when hydrogen is liberated at cathode and oxygen is liberated at anode। ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन कैथोड पे लिबरेट होती है और ऑक्सीजन एनोड पे लिबरेट होती है। और ये पूरा इसका प्रोसेस क्या है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है अपने 11th स्टैंडर्ड में, चैप्टर कॉल्ड एज एस ब्लॉक। तो ये रिपीटेशन है, ये क्या है, रिपीटेशन, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। अदरवाइज आपके रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना सकता हूँ अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख दे तो।
ठीक है। तो जनरली इलेक्ट्रोलिसिस में मैं आपको बताऊंगा, वाटर पुअर कंडक्टर होता है तो इसके अंदर थोड़ा अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस डाल देते हैं। जनरली एसिड प्रीफर किया जाता है ताकि ताकि जो वाटर है वो गुड कंडक्टर बन पाए इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि वाटर इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता। तो लिक्विड को कंडक्टिव बनाने के लिए उसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ एसिड डाल दिया जाता है। ठीक है, बेस भी डालते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा इंडस्ट्रियल मेथड। क्या? इंडस्ट्रियल मेथड मतलब लार्ज क्वांटिटी में कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, लार्ज क्वांटिटी में ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन इज ऑब्टेन फ्रॉम एयर। हम सब जानते हैं हवा में जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 21% जो है वो ऑक्सीजन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले एयर को क्लीन करेंगे और फिर पूरे एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। जी हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लिक्विड्स को अलग करते हैं, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। और फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हम सेपरेट कर लेंगे। ऑक्सीजन के साथ जनरली जो ज़्यादा क्वांटिटी होती है वो नाइट्रोजन की होती है। तो जब भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, नाइट्रोजन पहले निकल जाता है क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, और बच कौन जाता है? जी हाँ, ऑक्सीजन, क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होती है? इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। डाइऑक्सीजन इज अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। आप खुद ही एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हो, क्या आपको कलर दिखता है ऑक्सीजन का? क्या आपने कभी स्मेल किया है ऑक्सीजन को? अगर कर लिया आपने तो आप फिर अलग प्राणी हो। ठीक है, डाइऑक्सीजन इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। स्पेरिंगली मतलब स्मॉल क्वांटिटी में 30.8 ml ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है 1 लीटर में। तो 1 लीटर में 30.8 ml वाटर डिजॉल्व, अरे, और डाइऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। ओके, और टेम्परेचर भी यहाँ पे दिया है 293 केल्विन पे, क्योंकि हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में कम हो जाती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज सफिशिएंट टू सस्टेन मरीन एंड एक्वेटिक लाइफ। मतलब जो थोड़ा अमाउंट ऑक्सीजन का डिजॉल्व हुआ है उसके ऊपर जो पानी में जो वाटर बॉडीज़ है, जैसे मरीन है, समंदर है, या फिर नदियाँ हैं, उसमें लाइफ पॉसिबल है। ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है 90 केल्विन पे, और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है 50 केल्विन पे। जी, बहुत ही लो टेम्परेचर। आप सोच सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज 273, उससे कितना नीचे है। ऑक्सीजन हैज़ 3 आइसोटोप। ये एक बार जेई की एग्जाम में आ चुका है। कितने आइसोटोप हैं? तो आप याद रखिएगा 3, O16, 17 और 18। आई होप आपको आइसोटोप पता है। दे आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं। देन कम्स मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। ये हम सब जानते हैं, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था MOT में कि पाई एस्टेरिस्क 2p x और पाई एस्टेरिस्क 2py, दोनों एंटी बॉन्डिंग में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल के साथ रिएक्शन। हम सब जानते हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो सारे मेटल के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन गोल्ड और प्लैटिनम के साथ नहीं रिएक्ट करता, क्योंकि वो नोबल मेटल है। नोबल मेटल क्यों? क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है। और बाकी किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा तो अपना खुद का क्या बनाता है? ऑक्साइड। और याद रखिए, मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद बेसिक ऑक्साइड नॉन मेटल के साथ एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और एम्फोटेरिक भी बनाते हैं कुछ मेटल, जैसे यहीं पे देख लीजिए एल्यूमिनियम जो है ये कौन सा बनाएगा? एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम का नेचर क्या होता है? एम्फोटेरिक, तो उसका ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है। कैल्शियम मेटल, तो ये कौन सी ऑक्साइड? मेटालिक ऑक्साइड। देन रिएक्शन विथ नॉन मेटल। नॉन मेटल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का डाइमर है ये, P2O5 का डाइमर है ये। ओके, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल एक्सेप्ट नोबल गैसेस फॉर एंड फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। हम सब जानते हैं नोबल गैसेस से रिएक्ट नहीं होगा। क्यों रिएक्ट नहीं होगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। देन रिएक्शन विथ सम कंपाउंड, ये देखिए जिंक सल्फाइड है, इसको जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। सल्फर को ऑक्साइड कर दिया। सल्फर यहाँ पे -2 था, -2 से यहाँ पे +4 हो गया। सर कैसे पता करें ऑक्सीडेशन स्टेट? जी हाँ, आप एक्स वाला मेथड यूटिलाइज कर सकते हैं। और आप मत भूलिए कि आप 12th में आ गए, आप 11th की बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये देखिए मीथेन का कंबशन, ये तो आपको पता ही है, CO2 + H2O। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया।
और यहाँ पे आप देखेंगे तो SO2 प्लस O2, वेनेडियम पेंटॉक्साइड 2SO3। जी हाँ, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ओके, केमिकल इंडस्ट्री की बैकबोन है सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा बोला जाता है कि जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो जाता है उसकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रोकड़ा जमा होता है। और ये देखिए HCl प्लस O2 गिव्स Cu2Cl2, CuCl2 गिव्स Cl2 प्लस H2O। देखिए यहाँ आगे चल के आप पढ़ेंगे एक डिकॉन रिएक्शन, डिकॉन रिएक्शन, जी हाँ, उसमें हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। तो ये कुछ वही है। अब आगे आ जाता है यूजेस, डाइऑक्सीजन की यूजेस क्या है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन। अगर आप नहीं जानते तो मेरे ख्याल से आप अलग प्राणी, ठीक है। टू सस्टेन एनिमल एंड एक्वाटिक लाइफ, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील बनाने में इसका यूज होता है। आपको पता होगा स्टील में जो लैटिस होता है वो आयरन का होता है, और बीच में जो खाली जगह है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, जी हाँ, कार्बन, ठीक है। इट इज़ यूज इन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। तो ये कौन सी फ्लेम में यूज़ होता है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में यूज़ होता है, ठीक है। जो एसिटिलीन होता है उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम प्रोड्यूस होती है, और उसका बहुत हाई टेम्परेचर है। मैं आपको बताना चाहूँगा तो इट गोज टिल अप्रॉक्सीमेटली 2800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर वाइडली यूज इन हॉस्पिटल, हाई अल्टीट्यूड फ्लाइंग एंड माउंटेनियरिंग। ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे पेशेंट्स के नाक पे लगा होता है नोजल, जिससे वो ऑक्सीजन लेते रहते हैं। ज़्यादा ऊंचाई पे जो लोग उड़ते हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे भी सिलेंडर्स होते हैं। इवन जो आपके प्लेन होते हैं जिसमें आप ट्रैवल करते हो, प्लेन के अंदर भी अंदर भी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर से ही किया जाता है। एंड माउंटेनियरिंग, जो लोग पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं उसे माउंटेनियरिंग करते हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन लगता है सिलेंडर, और वो अपनी पीठ पे लेके जाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन कंबशन ऑफ फ्यूल, जब भी कोई फ्यूल जलता है ऑब्वियसली ऑक्सीजन उसे लगता ही है। ये बेसिक एक्सपेरिमेंट हमने अपने स्कूल सेक्शन पे कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, कि जलती हुई कैंडल के ऊपर अगर आप ग्लास इन्वर्टेड रखो तो थोड़ी देर के बाद कैंडल बुझ जाती है। उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न होता है कि कैंडल को ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, और वो अवेलेबल नहीं होती, या फिर थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजाइन, हाइड्रोजाइन इन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड ट्रिमेंडस थर्स्ट इन रॉकेट, ठीक है। मतलब जो हाइड्रोजन है जिसका फॉर्मूला है NH2, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हालांकि हमारे IIT जेई सेक्शन में ये रिएक्शन भी है, ठीक है। तो हम इस पर भी वीडियो बना सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर रिक्वेस्ट। आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्या लिखते हैं वो बहुत मैटर करता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जिससे रॉकेट का फ्लो या फिर प्रोपेलेशन होता है। प्रोपेलेशन मतलब फास्ट ऊपर जाता है। ट्राई दिस, वाई वाटर इन द फिश पॉट नीड्स टू बी चेंज टाइम टू टाइम, ठीक है, ताकि उसका जो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट है वो चेंज हो जाए, क्योंकि जैसे ही फिश जो भी पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको यूटिलाइज कर लेती है, तो अगर वो पानी ज़्यादा टाइम तक है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है, डाइऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन स्पाइट ऑफ हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन। तो ये तो हम ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे। आपको पता है ऑक्सीजन का जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 16 है। जी हाँ, मैं दो ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, पहले ऑक्सीजन का 8 प्लस दूसरे का 8, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं किसके हिसाब से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। देखिए मैंने बोला था ना, ये तो 16 इलेक्ट्रॉन जो है उसे हम क्लासीफाई करेंगे। और अगर आपको ये नहीं आता तो आप हमारी केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो जाके देख सकते हैं 11th स्टैंडर्ड। मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर बेसिक्स वीक है केमिस्ट्री में तो तकलीफ हो जाएगी। तो आपके पास बहुत टाइम है, आप 11th स्टैंडर्ड का अपना बेसिक्स कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए के मतलब क्या, सेकेंड शेल है दोनों में। ओके, के शेल सेकेंड शेल। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये लास्ट वाले दो हैं। ये देखिए जो मैं पहले ही बता चुका था, पाई एंटी बॉन्डिंग में एक एक्स में, और यहाँ पे वाई में भी एक, प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन्स पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ डाइऑक्सीजन। सर ये पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जी हाँ, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइनी मैग्नेट की तरह काम करता है, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं
तो तो इस मैग्नेट का इफेक्ट दूसरा मैग्नेट कैंसिल कर देता है। मतलब ये एक टाइनी मैग्नेट हुआ, इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसे ये कैंसिल कर देगा और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। लेकिन ऑक्सीजन के केस में ऐसा नहीं होता, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। अब आगे देखिए ऑक्साइड्स का नेचर। ओके, ऑक्साइड्स का नेचर, तो जो ऑक्साइड होती है वो जनरली 4 टाइप की होती है, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टेट बोर्ड की एग्जाम से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड, तो मैं आपको बता दूं जनरली ये ऑक्साइड किसकी होगी, नॉन मेटल की। ठीक है, नॉन मेटल की ऑक्साइड होगी। ओके, और कुछ मेटल की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अगर इसमें दिया होगा तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता दूंगा। एन ऑक्साइड विच डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव एन एसिड और रिएक्ट्स विद अ बेस टू गिव अ सॉल्ट इज कॉल्ड एज एसिडिक ऑक्साइड। एक ऐसा ऑक्साइड है जिसे आप पानी में डालोगे तो नो डाउट वो एसिड बनाएगा, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है। और फिर एसिड को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जी हाँ, उसे बेस के साथ रिएक्ट कर दीजिए तो वो क्या दे देगा, सॉल्ट। ठीक है, तो जो भी पानी में जाने के बाद ऐसे ऑक्साइड जो एसिड बना देते हैं और बेस के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो उसे हम एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे देखिए, SO2, SO3, CO2, N2O5, HCl2O7। ये देखिए उन्हें पानी में डाल के दिखाया गया है, ये देखिए SO2 और ये सॉल्ट बन गया। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको और उसका आंसर आपको बताना होगा कि ये जो सारे ऑक्सी एसिड आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपने अभी देखा, मैं ऑक्सी एसिड की नहीं ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा अगर गलती से ऑक्सी एसिड निकल गया होगा। ये जो भी ऑक्साइड दिया है इसको वाटर में डिज़ोल्व करना है और उससे कौन सा एसिड बनता है ये आपको मुझे बताना है, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल मैं लेता हूँ SO3, उसे मैंने अगर वाटर में डिज़ोल्व कर दिया तो वो क्या दे देगा, H2SO4। अब इसमें एक कमाल की बात आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है और यहाँ पे भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। जैसे जैसे टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्होंने SO2 को पानी में डिज़ोल्व किया था तो H2SO3 बना था। और फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे SO3 को उन्होंने, ये SO3 है शायद, SO3 को उन्होंने NaOH के साथ रिएक्ट किया तो Na2SO4 मिला और फिर H2O। तो जी हाँ, ये एसिडिक ऑक्साइड है, बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो वो सॉल्ट बनाएगी। ठीक है, तो जो मेरा पर्पस था आपको यहाँ पे बताना वो ये था कि आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जब कोई एसिडिक ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होती है तो कौन सा एसिड बनाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं +6। सर हम कैसे पता करें, तो मैंने ऑलरेडी अपनी सारी वीडियो में बता के रखा है कि आप एक्स मेथड से पता कर सकते हो या फिर सिंपल स्ट्रक्चर बना के। ठीक है, एक्स मेथड मतलब क्या, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो आपने रेडॉक्स रिएक्शन में लास्ट ईयर पढ़ा था। चलिए एक डिफ़िकल्ट वाला भी मैं आपको बता देता हूँ जो कि Cl2O7 का था। तो ये हो गया Cl2O7 और जैसे ही आप इसको वाटर में डालेंगे ये दे देगा कौन सा एसिड, जी हाँ, HClO4। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। यहाँ पे भी क्लोरीन क्या होगा, नो डाउट +7 ही होगा। ठीक है, आप पता कर सकते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का X प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2, टोटल इज 0 क्योंकि ये न्यूट्रल है। और कितने ऑक्सीजन, 4, और हर एक ऑक्सीजन का -2, तो ये टोटल क्या हो जाएगा। ओके, ये +1 मैंने हाइड्रोजन का लिया है तो x -7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। आप देख सकते हैं कैसे ये मिल गया और यहाँ पे भी आप वही x मेथड से पता कर सकते हैं। तो जो बाकी का है वो आपको मुझे बताना है कि क्या बनेगा। ठीक है, ज़रूर। चलिए अभी आगे देखते हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जिसमें जिसमें मेटल जो होता है वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक नेचर दिखाता है। उसका एग्जाम्पल है Cr2O7। Cr2O7। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +6 आएगा। ठीक है, और उसका जो एसिड बनेगा वो बनेगा H2CrO4 जिसे हम क्रोमिक एसिड भी कहते हैं। ओके, क्रोमिक एसिड जिसे आप जोन्स रिएजेंट के नाम से भी
जानते हो, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि ये सब कुछ हम IIT जेई में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये भी है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैंगनीज का भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। Mn2O7 वो भी पर मैंगनीक एसिड देता है। HMnO4 आपको चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं, Mn2O7, ठीक है। बट वही प्रॉब्लम है, स्टेट बोर्ड के लेक्चर में अगर ये पढ़ाएंगे तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आ जाएगा, सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो। आगे देखिए बेसिक ऑक्साइड। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा, बेसिक ऑक्साइड किसका बनता है। जी हाँ, बेसिक ऑक्साइड बनता है मेटालिक ऑक्साइड से। किससे? मेटालिक ऑक्साइड से। ओके, ये देखिए बेसिक ऑक्साइड किससे बनेगा? मेटालिक ऑक्साइड से। सर अभी तो ऊपर आपने देखा जी हाँ, ऊपर जो मैंने आपको बताया वो मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट थे, और ये ऑर्डिनरी ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेसिक नेचर दिखाएंगे। उनका बेसिक नेचर कैसे पता करेंगे? आपको सिंपल क्या करना है, एसिड से रिएक्ट कर देना है। तो ये देखिए Na2O, CaO और ये BaO और ये H2O। CaO को पानी में डिजोल्व कर दिया तो ये क्या दे दिया? CaOH2S। BaO प्लस HCl गिव्स व्हाट? BaCl2 प्लस H2O। अब देखिए मेरा को जो बताना था वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो रिएक्शन है इसमें आप सबको वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है वही ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है। तो आपको याद रखना है कि जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होता, अगर वो एक स्पेशल रिएक्शन है कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आता, आप इस बात को मान के चलिए, ठीक है। अब इनमें से कोई भी आप ले लेंगे, अगर BaO को अगर आप पानी में डाल देंगे तो ये बना देगा BaOH ट्वाइस, ठीक है। देखिए रिएक्शन भी अपने आप ही बैलेंस हो गया। ओके, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एम्फोडेरिक ऑक्साइड। एम्फोडेरिक ऑक्साइड मतलब डबल ढुलकी। जी हाँ, मैं इन्हें डबल ढुलकी से पढ़ाता हूँ अपने क्लासेस के बच्चों को। बोलता हूँ कि ये आपके दोस्तों की तरह होते हैं, जैसे आपके दोस्त होते हैं ना डबल ढुलकी, कभी एसिड की तरह, कभी आपसे अच्छा तो कभी आपसे बुरा, ठीक उसी तरह ये भी कभी एसिड की तरह तो कभी बेस की तरह। जैसे ही आपका दोस्त आपके सामने आता है आप बहुत अच्छे होते हो, जैसे ही आप चले जाते हो आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां होती हैं। वही एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी होता है। जब सामने बेस तो उसका नेचर एसिड, और जब सामने एसिड तो उसका नेचर बेस, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। और ये सब कौन दिखाता है? जी हाँ, ये सब कुछ एलिमेंट हैं वो जनरली दिखाते हैं, जैसे जिंक है, बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है। लेड का भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, टिन का भी होता है, स्ट्रॉन्शियम का भी होता है, ठीक है। ये सारे कुछ हैं, मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया। हालांकि बकायदा इसका सॉन्ग बनाया हुआ हमने, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, सारे भिखारी गए भागी, हम जेई में बच्चों को याद करवाते हैं या फिर एंट्रेंस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद बेस एज वेल एज एसिड टू गिव सॉल्ट इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल Al2O3। तो देखिए Al2O3 को NaOH से रिएक्ट किया मतलब बेस के साथ, और उसने ये कंपाउंड दे दिया। ये एक टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर, लेकिन ये तो ऑलरेडी आपको बताना चाहिए। देखिए पी ब्लॉक के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पहले नहीं। अगर पहले होता तो मैं ज़रूर बता दिया होता, ठीक है। Al2O3 देखिए इसका बेसिक नेचर है, तो ये किससे रिएक्ट कर रहा है? एसिड के साथ, और फिर उसका ये कंपाउंड, ठीक है, और ये बाय प्रोडक्ट। तो ये हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। ये क्या हो गया? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे एक और ले सकते हो आप, ZnO। जिंक ऑक्साइड का नेचर भी एम्फोटेरिक होता है। अब आता है न्यूट्रल ऑक्साइड। अब न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है? जी हाँ, न्यूट्रल ऑक्साइड वो होते हैं जो ना तो एसिड से रिएक्ट करते हैं और ना तो बेस से रिएक्ट करते हैं। मतलब उनका कभी ना तो एसिडिक नेचर दिखता है ना तो बेसिक नेचर दिखता है। आप इसे याद रख सकते हैं, ये तीन ही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए कैसे यहाँ पे नाइट्रिक एसिड आया और ये कैसे नाइट्रस ऑक्साइड आया। जी हाँ, इस नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। तो ये थे न्यूट्रल ऑक्साइड। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ओजोन के बारे में। जी हाँ, ये O वाला जोन होता है। वो कौन सा जोन? जो हम सबको इस प्लैनेट अर्थ पे सर्वाइवल के लिए हेल्प कर रहा है। हम सब जानते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ ओजोन है,
जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे ये देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ओके, तो सबसे पहले जो आता है पार्ट, इसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। फिर उसके बाद स्ट्रैटोस्फियर, उसके बाद मीजोस्फियर, ठीक है। उसके बाद आता है थर्मोस्फियर। और अगर आप देखेंगे तो मीज़ो और थर्मो के बीच में आइनोस्फियर आ जाता है। मतलब वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि सब कुछ जो होता है वो आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइनोस्फियर होता है। और हमारी जो ओजोन होती है, ये स्ट्रेटोस्फेरिक जो जोन है ना, इसी के थोड़े से लोअर हिस्से में मिलती है। ओके, समवॉट अराउंड ये जोन में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन है वो पूछना चाहूँगा। सर आप क्वेश्चन बड़ा पूछते हो। अरे उसी से तो पता चलता है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। याद रखना कि मुझे आपसे ये पूछना था कि ओजोन का डिस्टेंस क्या होता है अर्थ सरफेस से। अर्थ सरफेस से ओजोन का डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर ये जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड है। बेसिकली जो मेन पार्ट है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर है, थर्मोस्फियर। इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी दे देता हूँ याद रखने के लिए, तेरा साथ मेरा था। ये तो सबके साथ होता है भाई, तेरा साथ मेरा था। चलिए टाइम पास नहीं, आ जाते हैं थियरी पे। याद रखिएगा, तेरा साथ मेरा था, तेरा ट्रोपो, साथ स्ट्रेटो, मेरा मीजो, था मतलब थर्मो। ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन एक एलोट्रोप है, किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इज इन द अपर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड चेंजेस टू एटॉमिक ऑक्सीजन। मतलब जो ऊपर 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 क्यों? क्योंकि ऊपर सन के नज़दीक है वो, और सन से क्या मिल जाती है? यूवी लाइट। और वहीं पे उसका प्रोडक्शन और डिकम्पोजिशन दोनों साइमल्टेनियसली होता है। मतलब ओजोन टूटता भी है और बनते भी रहता है। ओके, अब ये देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर यूवी लाइट गिरी, वो टूट के ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो गया, या फिर नेसेंट ऑक्सीजन। वही नेसेंट ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट होता है और वो क्या बना देता है? ओजोन, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट आता है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी तक मैंने ये क्वेश्चन अपनी कुछ पिछली वीडियोस में भी पूछी है, बट किसी ने बताया नहीं। देखते हैं क्या आप बताते हैं। ऑक्सीजन जो होती है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो समवॉट अराउंड 32 AME होता है। एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का 32 AME होता है। और जो ओजोन का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखें तो वो 48 AME होता है। तो अगर आप देखें तो ओजोन जो है वो ज़्यादा हैवी है, बट एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है वो ऊपर रहता है और जो ऑक्सीजन है वो नीचे रहता है। तो अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये मुझे आप बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हो सर्वाइवल ऑफ अर्थ से रिलेटेड है ये। अगर ओजोन नीचे आ जाती तो मैं आपको बताऊं ओजोन पॉइजनस भी होती है, ठीक है। ओजोन पॉइजनस भी होती है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। नहीं तो कुछ लोग सोच लेंगे कि सर ओजोन को इनहेल करके हम अपना रेस्पिरेशन कर लेते हैं। जी बिल्कुल नहीं, ओजोन से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आपको आंसर देना है कि ऑक्सीजन बीइंग लाइटर, इट्स more closer to the earth surface, and ozone being heavier, it is away from the earth surface। ओके, और हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन से जो हेवी चीज़ें होती हैं वो जल्दी नीचे आती हैं और जो लाइटर चीज़ें होती हैं वो ऊपर होती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? द लेयर ऑफ ओजोन प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हेंस इट इज कॉल्ड एज ओजोन अम्ब्रेला। ये तो स्कूल सेक्शन में भी हम पढ़ लिए थे। अब ओजोन का प्रिपरेशन देखिए, ओजोन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब इसमें बिल्कुल भी स्पार्क नहीं होता, बिल्कुल भी स्पार्क नहीं होता। और मैं आपको बताऊं, ऐसे दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं जिन्हें मेंटेन किया जाता है हाई वोल्टेज पे। ओके, और उनके बीच ऑक्सीजन गैस को पास की जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो स्लोली स्लोली किस में कन्वर्ट होती है? ओजोन में। और ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। और जो भी ओजोन बनता है उसे हम एक कंटेनर है ओजोनाइजर, उसमें स्टोर करके रख देते हैं। तो जब हमें ज़्यादा ओजोन लगता है तो इसी कंटेनर से हम निकालते हैं ओजोनाइजर। ओके, ओजोनाइजर के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ओजोनाइजर में क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर, इसके अंदर मान लीजिए एक रफ डायग्राम देखता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता वो, बट एक रफ डायग्राम देख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ऑलमोस्ट रहता है कंटेनर के अंदर, लेयरिंग होती है या फिर आप कह सकते हैं लाइनिंग होती है, किसकी? ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन की लाइनिंग है, ठीक है। और फिर इसके अंदर आता है ओजोन।
ये है ओजोन। हालांकि मुझे भी पता है ओजोन का कलर ग्रीन नहीं है, बट जस्ट समझाने के पर्पज़ से मैं आपको कर रहा हूँ, बाकी इसके पीछे कोई मोटो नहीं है, ठीक है। तो जब भी ज़्यादा क्वांटिटी में ओजोन लगता है तो हम ओजोनाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, passing silent electric discharge through pure and dry oxygen in an apparatus called as ozonizer, as the conversion of oxygen to ozone is only 10%। जो ओजोन है वो सिर्फ 10% ही बन पाती है, किससे? जो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखने जाए तो जो ओजोन है उसमें ऑक्सीजन, उसमें जो है ऑक्सीजन के साथ एक सेंट्रल एटम जो है वो दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। और ये जनरली इसलिए हो पाता है क्योंकि अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी थर्मोडाइनमिकली वेरी करती है, और जिसके वजह से ये सब कुछ हो पाता है। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन बनता है जिसे मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन वही दिमाग में आ रहा है कि सर इतने सारे क्वेश्चन तो आप पढ़ा क्यों रहे हो, फिर हम नहीं पढ़ाने दो, सारी चीज़ें हम ही बता देते हैं। नहीं, एक बड़ा सिंपल सा है जिसको आप नेट पे ढूंढ सकते हो। जो क्वेश्चन है वो ये है कि थर्मोडाइनमिकली कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑक्सीजन या फिर ओजोन। जैसे ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे आपको आंसर मिल जाएगा कि ये 10% ही क्यों कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो आपको मेरे को बताना है कि विच इज़ थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल, ऑक्सीजन या फिर ओजोन। देखते हैं कौन आंसर देता है। तो याद रखना ये प्रोसेस में सिर्फ 10% ऑक्सीजन ही किस में कन्वर्ट होता है, ओजोन में। और जो ओजोन मिलता है उसे कहते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, और ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें +142 किलो जूल पर मोल की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। ओके, ओजोन जो है वो पेल ब्लू कलर की गैस है, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वॉयलेट ब्लैक सॉलिड। ये ज़रूर याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है एंट्रेंस में, ठीक है। ये कलर है। ओजोन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल व्हेन इनहेल्ड इन कॉन्सेंट्रेशन अबव 100 ppm इट कॉजेज नोडिया एंड हेडेक। नोजिया एंड हेडेक, नोजिया मतलब द फीलिंग ऑफ अनकम्फर्टनेस, ठीक है। और फिर उसके बाद इट इज़ डायामैग्नेटिक इन नेचर, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोजिव, एक्सप्लेन। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ओजोन, ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल देन ऑक्सीजन। अरे बाप रे, यहाँ पे ही आंसर दे दिया ये तो, जो मैंने आपसे पूछा था। थर्मल स्टेबिलिटी, ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल, इसीलिए ऑक्सीजन से जल्दी ओजोन बनता नहीं है, यही आंसर था। And decompose it into O2. The decomposition is exothermic and results in liberation of heat। तो जो ओजोन है वो टूट जाता है ऑक्सीजन में और नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और उसमें ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है। मतलब प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक। इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ओजोन कैन बी डेंजरस, ठीक है। और ये सब क्यों हो पाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है और जो डेल्टा एस आता है वो पॉजिटिव होता है। और ओवरऑल अब अगर आप डेल्टा जी देखें इसका, ये सारी चीज़ें आपको थर्मोडाइनमिक्स के बाद क्लियर होंगी। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसमें जो डेल्टा एस है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और डेल्टा एच खुद भी क्या है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस भी, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो ओवरऑल टी के बगल का जो नेगेटिव है दोनों मिलके क्या दे देंगे, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव ओनली, याद रखना है यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। जी हाँ, मैं वापस बताना चाहूँगा आपको थोड़ा अच्छे तरीके से कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जब ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है तो हीट निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बट एंट्रोपी पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव, एक मोल से दो दो मोल बन रहे हैं। ये देखिए, इसका एक मोल, इसका एक मोल, तो प्रोडक्ट कितने हो गए, 2 मोल, और रिएक्टेंट कितना हो गया, 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, और जब भी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि एंट्रोपी बढ़ रही है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव बिकम्स, पॉजिटिव नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव, और डेल्टा एच भी क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव। याद रखिए, हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। नेगेटिव मतलब डेल्टा जी भी क्या आता है, नेगेटिव। मतलब इसमें
ये प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस है। आगे चल के मैं जब थर्मो कंप्लीट कर दूंगा उसमें आपको बताऊंगा कि डेल्टा एच जब भी नेगेटिव होता है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, और डेल्टा जी जब भी पॉजिटिव होता है प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और हम कहते हैं कि एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं। अब आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बट मेरे ख्याल से ये वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुकी है, हाफ एन आवर से ज़्यादा। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी है ओजोन की, ये हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स so that even they can get benefit of this. Okay, I hope you enjoyed the session. Thanks a lot for watching the video.